नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग आप सबको। बिजनेस स्टैंडर्ड से आप सबके लिए मैं बेहतरीन न्यूज़ ले आया हूँ। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से मेरा जो चैनल पे कोई वीडियो कोई न्यूज़पेपर की नहीं आ रही थी। इसका भी रीज़न है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह सुबह उठना, फिर डाउनलोड करना, बनाना। दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप देखते भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। जितने लोगों के पास वीडियो जानी चाहिए उस पर जा नहीं पाती क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, ना ही आपका 1 रुपया लग रहा है एक्स्ट्रा। फिर भी पता नहीं आप क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप तक पहुँचे ही ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप भी ये न्यूज़ देखना चाहते हैं, सुबह सुबह आपको न्यूज़ मिल जाए तो मार्केट में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ताकि जो मैं मेहनत करूं आप लोगों के लिए वो सीधा बस आपको मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो मैं वीडियो अब डाल रहा हूं उसको कितने लाइक मिलते हैं, कितने सब्सक्राइब मिलते हैं। उस हिसाब से मैं अगले दिन वीडियो लाऊंगा, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको सिर्फ देखें और लाइक और सब्सक्राइब ना करें तो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज़ को देख लेते हैं। प्रगति की राह दिखाएगा भारत। इसके कहने का मतलब जो न्यूज़ दी गई है कि अब विश्व को जो राह दिखा रहा है वो भारत दिखा रहा है। आप जानते होंगे बहुत सारी कंट्री हैं, बड़ी बड़ी कंट्री जो एक विकसित देश है, उनकी जीडीपी गिरती जा रही है। जो प्रगति की एक जो हमें बताता है जीडीपी, वो हमें विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े देशों की गिरती जा रही है। चाहे अमेरिका की बात ले लो, चाहे आप रूस की बात ले लो, चाहे आप चीन का देख लो क्या हाल हो रखा है, जर्मनी ले लो, फ्रांस देख लो, सबकी जीडीपी गिर रही है। लेकिन भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसकी जीडीपी भी बढ़ रही है, प्रगति भी बढ़ रही है। कह सकते हैं हमारी सरकार अच्छे फैसले ले रही है या हमारी आरबीआई अच्छे फैसले ले रही है, जो भी है हमारी देश की प्रगति दिन ब दिन बढ़ रही है। महीने जो भी हमारा डाटा आ रहा है वो बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कि मार्केट में उथल पुथल हो रही है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत की दिक्कतें हैं। विश्व स्तर पे अलग अलग देशों की अलग अलग प्रॉब्लम के कारण ही हमारा जो मार्केट है वो गिर रहा है, बढ़ रहा है, वो कोई समझ नहीं पा रहा। लेकिन अगर हम देखें जीडीपी के पर्पज़ से, ग्रोथ के पर्पज़ से, तो भारत का जो काम है बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसी को आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं न्यूज़ क्यों दी गई है। दी इसलिए गई है कि जो G20 सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता भी अब भारत करेगा। आने वाले वक्त में ये बताया गया है कि भारत G20 देश की अध्यक्षता करेगा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि G20 है क्या। G20 एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एक ग्रुप होता है जो बनाया गया था 1999 में, 1999 में। इसमें मीटिंग में जो शामिल होते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक के ये अधिकारी होते हैं जो इस मीटिंग को देख आते हैं, और इसकी एक देश का कोई भी जिसको जिम्मेदारी दी जाती है उसकी अध्यक्षता करता है। कौन होता है? जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, उसकी वजह डिस्कस करते हैं। G20 में कौन कौन से देश हैं अगर वो जानना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। अर्जेंटीना है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रसिया है, साउथ अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है, यूरोपियन यूनियन है। सोचो इतने बड़ी बड़ी कंट्री हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत देश करेगा। तो ये हम हर एक भारत के लिए, हर भारत के देशवासी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम जान लेते हैं भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए लोगों को एक थीम और एक वेबसाइट का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। ठीक है ना, वेबसाइट दी गई है, थीम दी गई है, उसका अनावरण करा है, उसी संबंधित न्यूज़ आई है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय फूल जो हमारा कमल है वो लोगों को प्रेरणा देता है, जिसका थीम एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य बताता है लोगों को। ठीक है, इसमें धरती को कमल से ऊपर रखा गया है। हमारी जो ये न्यूज़ है बता रही है प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते इंडोनेशिया जा रहे हैं। उसकी औपचारिक तरीके से भारत को वहाँ पे बताया जाए कि अब आने जो G20 है उसकी अध्यक्षता भारत करेगा, उसका प्रभार भारत को दिया जाएगा। भारत आगामी 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभाल लेगा। 1 दिसंबर से भारत, अगर ये वहाँ पे ये औपचारिक घोषणा हो जाती है, उसके बाद 1 दिसंबर से G20 की जो अध्यक्षता होगी वो भारत के हाथ में होगी।
ठीक है ना। इस न्यूज़ में ये बताया गया। अगर आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, भारत को G20 की अध्यक्षता ऐसे वक्त पर मिल रही है जब दुनिया में संकटपूर्ण अनिश्चित, आप भी जानते हैं कि लड़ाई चल रही है बहुत सारे देशों में, मनमुटाव चल रहा है, कब चीन की या ताइवान की लड़ाई हो जाए, कब रूस परमाणु हमला कर दे, ये किसी को नहीं पता। तो इसको अनिश्चितता कहते हैं। संकटपूर्ण एक माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, भूखमरी का हालात हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस वक्त में, ऐसे संघर्ष के वक्त पे भारत ऐसे देशों की अध्यक्षता करने जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, G20 सम्मेलन एक ऐसा सहयोग मंच है जो 85% जो GDP है ना पूरे विश्व की उसका, और वैश्विक जो व्यापार होता है पूरे विश्व में 75%, और हमारे पूरे विश्व की जो 2/3 आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करता है G20, और उसकी अध्यक्षता करना हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं, तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत काम की न्यूज़ है, सारी न्यूज़ देखना, हर एक न्यूज़ आपके लिए बहुत काम की है। ये न्यूज़ देख लेते हैं। भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है वो आगे भी जारी रखेगा। आप जानते हैं अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अपने ये बयान देता है और साथ साथ उस बयान पे पूरा भी रहता है कि हम रूस से जो तेल ले रहे हैं वो आगे भी जारी रखेंगे। अभी ये दिखाया गया है कि भारत चीन के बाद सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है चीन रूस से तेल लेने के मामले में। आप ये जानते होंगे मंगलवार को जो विदेशी मंत्री हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने रूस के विदेश मंत्री के साथ बैठक करी और ये कहा आगे भी हम ये खरीदारी जारी रखेंगे। आप जानते होंगे रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला करा है, 24 फरवरी की बात है इसी साल की, तब से पश्चिमी देशों ने रूस पे प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई वहाँ से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन रूस ने भारत को सस्ता तेल देने का ये वादा कर रखा है, तब से भारत सबसे वहाँ ज़्यादा तेल मंगवा रहा है, उसी को जारी रखा है। तो आगे भी उसी को जारी रखने के लिए ये न्यूज़ बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़ सुजुकी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि मारुति का हिस्सा सुजुकी में बढ़ चुका है। क्यों? अभी प्रॉफिट एंड लॉस आया है, उसमें ये बताया है कि जो जापान की कंपनी है सुजुकी, उसकी कुल बिक्री में आय में बढ़ोतरी हुई है। क्यों हुई है? मारुति का योगदान उसमें बढ़ चुका है, जो चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही बढ़कर 39% से बढ़ गया है। पिछले वित्त वर्ष में ये सिर्फ 30.2% था। क्यों? पिछले साल 7 साल में, ये जो बात कर रहे हैं 7 साल का, मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। सुजुकी ने हमने बताया कि पहली छमाही में कुल वैश्विक बिक्री मारुति की हिस्सेदारी का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये सिर्फ इसलिए हो पाया है कि भारत में जो वाहन की जो बिक्री हुई है अभी इन 2 महीनों में, वो काफ़ी बढ़कर हुई है, और इसमें मारुति सुजुकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में बिक रही है, इसीलिए ही इनका ये मुनाफा हुआ है। मारुति सुजुकी इंडिया में सुजुकी की हिस्सेदारी का, जो सुजुकी की पूरी हिस्सेदारी है उसमें मारुति सुजुकी का जो इंडिया का है वो 56.37% है। अगर हम सुजुकी की बात करें तो सुजुकी निवेशकों को कहा कि इस साल पहली छमाही में मारुति की बिक्री 71.8% बढ़कर 867 अरब येन हो गई है। येन जो है ना, ये जापान की करेंसी है, जबकि सुजुकी की कुल बिक्री 32.5% बढ़कर 2257 अरब येन रही है, ठीक है। तो आय में जो बढ़ोतरी हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि कारों की बिक्री बढ़ी है, और जो कीमतें बढ़ी हैं, करेंसी जो बढ़ी है, उसके कारण के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। ये ऐसा नहीं कि हर देश में ऐसा हो रहा है, भारत में ज़्यादा बिक्री बढ़ी है इसलिए। अगर हम दूसरे देश की बात करें जैसे यूरोप के देशों की, तो वहाँ सुजुकी की जो बिक्री है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। यूरोप में इस साल पहली छमाही में कंपनी महज 74,000 ही कार बेच पाई, जबकि पिछले साल इसी में उन्होंने 1.32 लाख कारें बेची थी। आप भी जानते हैं इस साल में ये डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा है, ऐसे ही येन भी गिरा है, ठीक है ना। लेकिन जितना जापान की करेंसी गिरी है उतनी हमारी इंडिया करेंसी नहीं गिरी। वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में 1 रुपये का जो मूल्य था वो 1.49 येन के बराबर था, जो इस साल पहली छमाही में बढ़कर 1.72 येन के बराबर हो गया है। इससे सुजुकी की जो मुनाफा है वो 15.5 अरब का येन इजाफा हुआ है। 15.5 अरब येन बोल रहा हूँ मैं, ना कि रुपए। येन जो है जापान की करेंसी है, उतना इसमें मुनाफा हुआ है, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। आप चाहें तो मारुति सुजुकी के अभी जो शेयर्स हैं उसमें देख सकते हैं, आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, या इंटरडे करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको न्यूज़ बता दी है। ऐसी ही न्यूज़ जो डेली मिलती है ये बहुत इफेक्ट करती है हमारे मार्केट को, ठीक है ना, कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लंबे टारगेट्स में रह सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। ऐसी कभी कभी कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जो बहुत बैड होती है उस शेयर्स के लिए, उस कंपनी के लिए, उस पूरे मार्केट के लिए, तो हमें उससे निकलना है, उसमें रहना है, उसमें होल्ड करना, ये सब हमारे न्यूज़ पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप न्यूज़ ज़रूर देखो, ये आपके लिए, आपके पैसे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपकी डेली लाइफ के लिए पूरा इफेक्ट करती है। तो आपको न्यूज़ को देखना, उसको समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। इस न्यूज़ को देख लेते हैं। ये न्यूज़ हमारे हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी त्योहार आए थे तो खाद्य तेल में मतलब जो उनकी कीमत है उसमें बढ़ोतरी हुई थी, और ये माना जा रहा था कि जब त्योहार ख़त्म होंगे तो कीमत में नरमी भी आएगी। जब किसी की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है, तो ये माना डिमांड कम होगी तो प्राइस भी घटेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिवाली चली गई, त्योहार चले गए, लेकिन फिर भी जो तेल की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। इसके कुछ कारण हैं, क्योंकि रूस और जो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसके कारण ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यूक्रेन से कच्चा जो तेल है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि ये भारत जो है ना यूक्रेन से जो सूरजमुखी तेल है वो आयात बहुत ज़्यादा करता था, उसके कारण भी उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हम थोड़े से जो सरसों इन तेल उनके भाव देख लेते हैं। सरसों का तेल जो पहले 130 से 135 था, अब वो 145 से 150 हो चुका है। इस महीने भर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ महीने भर में कितना फर्क आ गया। सोयाबीन का तेल जो 120 से 125 वो 140 से 145 हो चुका है। सूरजमुखी जो 130 से 135 था वो 160 165 हो गया। ये पामोलिन जो ऑयल होता है वो 90 का था, वो अब 105 से 110 में मिल रहा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण। तो ये माना जा रहा है कि आगे अगर ऐसा ही बना रहता है तो हो सकता है कि भाव और बढ़ जाएं, लेकिन अगर ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो नरमी भी आएगी, भाव भी गिरेंगे। सबसे ज़्यादा जो भाव बढ़े हैं वो सूरजमुखी तेल के बढ़े हैं, उसकी 25% तक की ये इनकी इजाफा हो गया है। क्यों? वही जो मैंने आपको बताया, रूस और यूक्रेन का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये मैंने आपको बता दिया कि तेल के भाव बढ़ रहे हैं, किस कारण से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे इसमें नरमी आ सकती है, बस यही इस न्यूज़ में था। इस न्यूज़ को देख लेते हैं। ये IPO संबंधित न्यूज़ है। आप भी जानते होंगे IPO क्या होता है, जो आरंभिक जो एक सार्वजनिक निगम होता है, कंपनी अपना जारी करती है। जब कंपनी शेयर अपना मार्केट में आती है, लिस्ट होती है, तो उसके लिए वो IPO लाती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा जुटाना चाहती है कंपनी के लिए, अपने कारोबार के लिए। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, IPO लाओ और पैसा जुटाओ। आप भी जानते होंगे पहले कंपनी 850 करोड़ का, इसमें जो बताया गया है वो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 850 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी, मतलब इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन अब कंपनी ने अपना फैसला बदला, वो चाहती है कि 560 करोड़ रुपए में मतलब इससे इकट्ठे करो, मतलब उसने अपना जो मार्जिन है, आकार है, घटा दिया है IPO का। ठीक है ना। ये क्या है कंपनी? ये रुस्तम जी समूह आप जानते होंगे, उसी की ये कंपनी है, किस्टोन रियल्टर्स के नाम से, किस्टोन रियल्टर्स के नाम से। ठीक है ना। उसका IPO आएगा 14 नवंबर को। आप चाहें तो लेना चाहें तो आप देख सकते हैं इसको, डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल इसकी दे दूंगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये दूसरी न्यूज़ जो है वो मेटल कटर के लिए है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हम इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। पहले ये बात चल रही थी कि सरकार जो चीन से आयात होता है मेटल कटर व्हील, है ना, जो डंपिंग रोधी शुल्क होता है वो लगाना चाहती है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कह दिया कि ऐसा हमारा कोई नहीं है, हम कोई भी ये जो लेवी लगाने की सिफारिश है उसको स्वीकार नहीं कर रहे, हम इस पर टैक्स नहीं लगा रहे। तो इससे संबंधित न्यूज़ है ये मेटल कटर व्हील के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। KKR जो कंपनी है, KKR क्या है? ये एक वैश्विक निवेश फर्म है। वो सेरेंटिका उसमें 40 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब हम ये समझ लेते हैं कि सेरेंटिका क्या है। सेरेंटिका एक व्यावसायिक और औद्योगिक ग्राहक वाली कंपनी है, जो ये बताना चाहती है कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में 1.5 गीगाहर्ट्ज पवन ऊर्जा क्षमता के साथ ऊर्जा भंडारण हम विकसित करेंगे। उसमें KKR अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 40 करोड़ रुपए। ठीक है ना। ये जो निवेश होगा ये ऊर्जा उपयोग और बड़े उद्योगों को कार्बन से मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। उसी के लिए KKR भी आगे आई है और उसमें उसने निवेश करा है 40 करोड़ रुपए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो निर्यात करते हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए जो हम मंजूरी मिलती है,
अब तक मंजूरी लेने के लिए हमें बहुत सारे विभागों में जाना पड़ता था, तब जाके मंजूरी लेते थे। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। जितना समय हम सामान भेजने में नहीं लगाते थे, उससे ज़्यादा समय हमें मंजूरी लेने में मिल जाता था। तो सरकार उसके लिए ही ये काम कर रही है। जल्दी हम सिंगल विंडो खोलेंगे, सिंगल विंडो की सुविधा देंगे, जहाँ पे आप मंजूरी ले सकते हैं, मतलब परमिशन ले सकते हैं। तो जो कंपनियाँ आगे एक्सपोर्ट करना चाहती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। निर्यात के लिए जो भेजी जाने वाली खेप है, उसको जल्दी मंजूरी मिल जाए, इसलिए वेब आधारित नई प्रणाली लाने जा रही है। अगला जो वित्त वर्ष है, मतलब 2023 का, उसमें शुरुआत में चालू हो जाएगा, सरकार का ऐसा कहना है। इससे उन्हें अलग अलग जो नियमन एजेंसी हैं, उनके पास जो आवेदन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क जो बोर्ड है, CBIEC, और ये वस्तुओं के जो निर्यात के जो सिंगल विंडो की तंत्र को विकसित करने पर वो काम करना चालू कर दिया है। इसी सरकारी एजेंसी में जैसे ASI, औषधि नियंत्रक, टेक्सटाइल समिति और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये सब शामिल है इसमें। ये सब मिलकर काम करेंगे ताकि निर्यात की खेप को मंजूरी के लिए इन एजेंसियों से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। अनापत्ति मतलब इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा प्रमाण पत्र इन्हें इन सारी एजेंसियों से लेना पड़ता था। अब सिंगल विंडो खुल जाएगी तो एक ही जगह नहीं, ये सारी मंजूरी मिल जाएगी, तो निर्यात करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो ये आंकड़े बताते हैं जब हम निर्यात करते हैं तो उसमें 80 से 80% जो टाइम है, वो तो सिर्फ मंजूरी लेने में लग जाता था इनका। ये जो सभी एजेंसियां हैं वो एक मंच पर आएंगी तो पारदर्शिता बढ़ेगी। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हमें पता ही नहीं होता कौन कहाँ घोटाला कर रहा है, कहीं कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा है, कम पैसे मांग रहा है, ये एक जगह फाइल पास हो गई, दूसरी जगह फाइल अटक जाती थी, तो वो कहते थे तो वहाँ की फाइल वहाँ अटकी हुई है, पैसे मांगते थे। उससे पारदर्शिता आएगी जब एक ही विंडो पे काम रहेगा, एक ही व्यक्ति जो विंडो बैठ रहेगा वही आपकी सारी क्वेरी दूर कर देगा। तो बहुत अच्छा काम है ये। आगे आने वक्त पे देखते हैं कि कितना इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा निर्यात कितना बढ़ पाता है इस चेंजेस के कारण। तो 2023 में ये सब देखने को हमें मिलेगा। इसी संबंधित ये न्यूज़ है। आज मैं इतनी वीडियो बना रहा हूँ, पूरे अखबार की नहीं बना रहा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मुझे ये भी देखना है कि आज इस वीडियो में कितने लाइक आते हैं, इस वीडियो से कितने सब्सक्राइब आते हैं, आप कितना इस वीडियो को पसंद करते हैं, तभी मैं कल या परसों और वीडियो लाऊंगा। अगर आप पसंद नहीं कर पाते या आपके लाइक नहीं आते तो फिर मैं आगे और वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मेरा मोटिवेट बढ़े और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।